हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमने पढ़ लिए हैं शुरू के दोनों पाठ। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 3, जिसके अंतर्गत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने दूसरे पाठ में शुरू किया था उसका ये कंप्लीमेंट्री लेसन होगा। और इसके अंतर्गत अपने को प्रमुख रूप से पढ़ने हैं परागण, परागण के पश्चात अपने पढ़ेंगे निषेचन और निषेचन के पश्चात अंत में पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। तो यदि हम शुरू करें सबसे पहले परागण, तो परागण की परिभाषा क्या होती है? किसी परागकोश से परागकणों का निकलकर मादा भाग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। यानी शॉर्ट में आप याद रख लो, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? पोलिनेशन। यदि अपने इसे चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करें तो कैसे होगा? ये मान लो क्या है, ये पुंकेसर। हम डायग्राम वगैरह सब कुछ सामान्य जानकारियां जो है वो दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। ये द्विपालित कोई परागकोश है। इस परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होंगी? 4 लघु बीजाणु धानियां होंगी। और उन लघु बीजाणु धानियों में ठसाठस क्या भरे रहेंगे? परागकण भरे रहेंगे। इधर ये मान लो ये क्या है? स्त्री केसर। ये इधर क्या हो गया? स्त्री केसर। स्त्री केसर का ये हिस्सा क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। हो सकता है ये 2 अलग अलग पादपों में हो सकता है ये एक ही पुष्प में हो सकता है ये एक पादप के 2 पुष्प में, वो कंडीशन अलग अलग है। तो ये पुंकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया, इसमें भरे हैं परागकण, उनको पहुंचना है इस यहां वर्तिकाग्र पर। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर ये निकला परागकण, किस क्रिया के द्वारा निकलेगा? स्फुटन की क्रिया के द्वारा। जब परागकोश का स्फुटन होगा तो उससे क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा। और वो परागकण निकलकर कहां पर पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, यहां पर। इसके अंदर एक कायी केंद्रक होगा और एक जनन कोशिका होगी। आपको पता है परागण किस अवस्था में होता है? परागकण की 2 कोशिकीय अवस्था में होती है पोलिनेशन की क्रिया। परागकण की 2 कोशिकीय अवस्था में होती है पोलिनेशन की क्रिया। तो ये चित्र बनेगा आपका। परागण की क्रिया में आप डायग्राम ये बना सकते हो। परिभाषा क्या होगी? परागकोश के स्फुटन से निकले हुए परागकणों का, परागकोश के स्फुटन से निकले हुए परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। एक बार फिर से सुन लो। परागकोश के स्फुटन से, परागकोश के स्फुटन से निकले हुए परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण या पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गई परिभाषा और ये हो गया चित्र। यदि आपको चित्र क्लियर है, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे इस चित्र में हुआ है, जो हमने दिखाया है उसी को अपने शब्दों में लिख दो, वो हो जाती है परिभाषा। परागण की परिभाषा के पश्चात यदि अपने देखें परागण के प्रकार, यदि हम देखें परागण के प्रकार, तो परागण या पोलिनेशन प्रमुख रूप से 2 टाइप का हो सकता है। परागण या पोलिनेशन कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। बड़ा सिंपल है। पहला टाइप यदि इसका देखें उसे कहते हैं स्वपरागण, और दूसरा टाइप यदि देखें उसे अपने कहते हैं परपरागण। परागण के प्रकार पूछे तो कितने टाइप के परागण हैं? 2 टाइप के, स्वपरागण और परपरागण।
ये आधार किस पर बांटेंगे, आधार क्या है बांटने का, हम स्वपरागण और परपरागण किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये आपको इनकी परिभाषा के अंदर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपने शुरू करते हैं स्वपरागण। हम सबसे पहले पहला टाइप शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा परागण, स्वपरागण। परिभाषा क्या होगी, यानी जो चीज उसमें हो रही है वही तो उसकी परिभाषा है। क्या हो रहा है वो बता दो। किसी परागकण का अपने ही पुष्प के स्त्री केसर तक या अपने ही पादप के किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। यानी दो कंडीशन है, या तो परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, एक कंडीशन, या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो। यानी एक ही पादप है, एक पुष्प से परागकण निकला और दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंच गया, ये दो कंडीशन है। यदि ये दो कंडीशनों में परागण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। यानी ये स्वपरागण या तो एक ही पुष्प में होता है, या क्या होगा, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य। तो हम एक परिभाषा तो वो बता दी हमने, अब ये परिभाषा भी आप बना सकते हो, वह परागण, क्योंकि ये परागण का ही टाइप है, वह परागण जिसमें वह परागण जिसमें परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर तक या अपने ही पादप के किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचे तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो जाएगी। दूसरी परिभाषा, वह परागण जो या तो एक ही पुष्प में होता है या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। दोबारा सुन लो, यदि परागण एक ही पुष्प में या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो तो ऐसे परागण को हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। अब स्वपरागण को भी फिर से बांटा जा सकता है, ये दो टाइप बन गए ना, इसलिए परागण को हम इन दोनों के आधार पर दो अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। स्वपरागण को ही हमने दो आगे बांट दिया, इसको दोबारा बांट देंगे। स्वपरागण पुनः कितने टाइप का हो सकता है, दो प्रकार का, पुनः दो प्रकार बन जाएंगे। अभी अभी जो परिभाषा बनाई थी हमने उसी में वो दोनों प्रकार छिपे हुए हैं। पहला टाइप हो सकता है शवक युग्मन और दूसरा टाइप होता है सहजात पुष्पी परागण। स्वपरागण पुनः दो प्रकार का हो गया, कौन कौन सा, शवक युग्मन और सहजात पुष्पी परागण। शवक युग्मन को कहते हैं ऑटोगेमी। शवक युग्मन को क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। ये क्या होती है, यदि किसी एक पुष्प के परागकोश से निकला परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक यदि पहुंचता है तो उसे क्या कहेंगे, शवक युग्मन या ऑटोगेमी कहेंगे। यानी हमने जो पहला टाइप लिखा था, कौन सा, एक ही पुष्प में होने वाला परागण, एक ही पुष्प में होने वाला परागण क्या कहलाएगा, शवक युग्मन या ऑटोगेमी कहलाएगा। दोबारा सुन लो, यदि किसी परागकोश से निकला परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अर्थात यदि परागण एक ही पुष्प में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, शवक युग्मन या ऑटोगेमी कहेंगे। यानी उसी पादप का तो परागकण है और अपने ही पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। एग्जाम्पल यदि इसका देखा जाए तो एग्जाम्पल होता है मटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मटर।
मटर के अलावा एक एग्जाम्पल और है अपने पास, मूंगफली। मटर और मूंगफली दोनों में क्या पाई जाती है? ऑटोगेमी पाई जाती है। इसके पश्चात दूसरे प्रकार का स्वपरागण जो है उसे कहते हैं सहजात पुष्पी परागण। यदि इस परागण का अपने चित्र बनाए, पहले 1 मिनट पहले इस वापस चलते हैं इसमें, इस पुष्प का यदि चित्र बनाए तो ये मान लो क्या है? स्त्री केसर है, ठीक है। इसके पास में यहां पर ये क्या बना दिया हमने? पुंकेसर बना दिया। यदि इस पुंकेसर से परागकण निकलकर इस स्त्री केसर पर गिर जाए, देखिए एक ही पुष्प है, उसी पुष्प का पुंकेसर है और अपने ही पुष्प के स्त्री केसर पर परागकण गिर रहे हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे? स्वक युग्मन या ऑटोगेमी कहेंगे। डायग्राम ये बना सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो हो रहा है वैसे बना दो, बड़े अच्छे नंबर आएंगे। यदि सहजात पुष्पी परागण की बात की जाए तो सहजात पुष्पी परागण को अंग्रेजी में कहते हैं गेटनोगेमी। गेटनोगेमी। स्वक युग्मन को अंग्रेजी में कहा ऑटोगेमी, सहजात पुष्पी परागण को अंग्रेजी में आप क्या कहोगे? गेटनोगेमी। और ये गेटनोगेमी होती क्या है? एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य होने वाला परागण गेटनोगेमी या सहजात पुष्पी परागण कहलाएगा। डायग्राम के माध्यम से यदि इसको समझें तो ये देख लो, ये कोई एक पादप है, ठीक है, दिख रहा है आपको एक पादप। यदि इसके ऊपर ये कोई पुष्प है, इस पुष्प पर यहां पर लगे हुए हैं पुंकेसर, ठीक है, नीचे एक पुष्प है जिस पर है स्त्री केसर। जाहिर सी बात है परागकण गिरेंगे तो नर पुष्प ऊपर होगा, मादा पुष्प नीचे होगा। नर पुष्प कहां होगा? ऊपर। यह सहजात पुष्पी परागण की खास बात है कि नर पुष्प हमेशा ऊपर और मादा पुष्प हमेशा नीचे। रट्टा लगाने वाली बात नहीं है इसमें। आप सोच कर देखो, परागकण गिरेंगे तो ऊपर से नीचे ही गिरेंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि नीचे से उड़कर ऊपर जाएंगे परागकण, क्योंकि आप जानते हो परागकण जो है वो अचल होते हैं। ये कौन सा पुष्प हो गया? मादा पुष्प। अब देखो एक ही पादप के 2 पुष्प हैं आपके सामने, एक ही पादप के 2 पुष्प हैं। यदि इससे परागकण निकलकर इसके ऊपर गिर जाए, ऊपर जो नर पुष्प है उससे परागकण निकलकर नीचे मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो इसे आप क्या कहोगे? एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य हो रहा है, यानी कौन सा परागण हो जाएगा? वो सहजात पुष्पी परागण, गेटनोगेमी। परिभाषा क्या बनाओगे? यदि किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण, यदि किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण अपने ही पादप के दूसरे पुष्प के, उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए, तो उसे हम कहते हैं सहजात पुष्पी परागण यानी गेटनोगेमी। जो चित्र के अंदर हो रहा है उस चित्र को अच्छी तरह से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो इस चित्र को। ऊपर नर पुष्प है, यानी परागकोश कहां है? ऊपर। मादा पुष्प नीचे है, यानी जिसमें स्त्री केसर है वो मादा पुष्प है, वो नीचे है। परागकण निकले ऊपर से और उसी पादप के दूसरे पुष्प तक पहुंच गए, यानी ये दोनों पुष्प देखो एक ही पादप के हैं। इस पुष्प से परागकण निकले और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? सहजात पुष्पी परागण। और ये सहजात पुष्पी परागण अपने को देखने को मिलता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है मक्का। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मक्का। और इसके अलावा यदि एग्जाम्पल देखा जाए इसका, तो ककड़ी कुल जो है, मक्का और ककड़ी दोनों के अंदर पाया जाता है सहजात पुष्पी परागण। अब मैं आपको एक बड़ी ही खास बात बताता हूं, यह 100 परागण समाप्त हो चुका है, यानी हम पढ़ रहे हैं परागण। आपने परिभाषा देख ली, परागण क्या होता है? पुष्प से निकले हुए परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। इसे हमने 2 टाइप में बांटा, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण हम देख रहे हैं तो स्वपरागण को हमने फिर से 2 भागों में बांट दिया। एक तो एक ही पुष्प में होने वाला परागण,
जिसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। और सहजात पुष्पी परागण दूसरा टाइप इसका, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होने वाला परागण क्या कहलाता है? सहजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, आप परिभाषा अपनी मनमर्जी से आप कंसेप्ट समझिए, आपको कोई एक परिभाषा रट्टा नहीं लगानी, आपको कंसेप्ट समझना है भी घटना क्या हो रही है, और उस घटना के अनुसार आप चाहे कितनी टाइप की परिभाषा बना दो, शब्दावली आपकी होनी चाहिए, कैसे तोड़ मरोड़ कर कैसे लिख दो, बात आनी चाहिए जो है सवक युग्मन में एक ही पुष्प में होने वाला परागण और सहजात पुष्पी परागण में एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होने वाला परागण। एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखने आपको, एग्जाम्पल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑटोगेमी में मटर और सहजात पुष्पी परागण में मक्का। अब मैं आपको एक बड़ी ही खास बात बताता हूं और ध्यान से उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, बड़ी काम आएगी। एक होता है द्विलिंगी पादप, ये मैं आपको बीच में एक अलग चीज समझा रहा हूं जो आगे काम आएगी। एक होता है उभय लिंगाश्रयी पादप। आप द्विलिंगी पादप को उभयलिंगी बोल सकते हो, द्विलिंगी या उभयलिंगी बात एक ही है। आपको दोनों में अंतर लग रहा है क्या? है भी। द्विलिंगी पादप जिसको हम उभयलिंगी बोल सकते हैं, और ये है उभयलिंगाश्रयी। पहले इसको समझो, ये क्या होता है? ऐसा पादप जिस पर द्विलिंगी पुष्प लगे हो। द्विलिंगी पुष्प यानी ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग हों, उसको हम द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। ऐसा पादप जिस पर द्विलिंगी पुष्प लगे हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पादप। जैसे सरसों, जैसे क्या हो जाएगा? सरसों। ठीक है। उभयलिंगाश्रयी पादप, उभयलिंगाश्रयी, उभय लिंग आश्रयी यानी जिस पर दोनों लिंगों का आश्रय है, दोनों लिंग उपस्थित हैं लेकिन एक ही पुष्प में नहीं है, अलग अलग पुष्पों में है। यानी ऐसा पादप जिस पर नर पुष्प भी है, ऐसा पादप जिस पर मादा पुष्प भी है, उसको हम बोलेंगे उभयलिंगाश्रयी। जैसे मक्का, अब मक्का में दोनों लिंग होते हैं, नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी, लेकिन एक ही पुष्प में नहीं होते नर भाग मादा भाग, वो तो द्विलिंगी में होते हैं। नर पुष्प ऊपर रहेंगे हमेशा और मादा पुष्प हमेशा कहाँ रहते हैं? नीचे। ऊपर नर पुष्प है, नीचे मादा पुष्प है, उसको हम बोलेंगे उभयलिंगाश्रयी पादप। यानी ऐसे पादप जिन पर पुष्प तो एक लिंगी है, ऊपर की ओर नर पुष्प और नीचे की ओर मादा पुष्प स्थित है। यानी दोनों लिंगों का आश्रय, नर पुष्प भी है उसी पादप पर और उसी पादप पर मादा पुष्प भी है। एग्जाम्पल अपने पास क्या है? मक्का। तीसरा टाइप बनता है एक लिंगी पादप। एक लिंगी पादप का मतलब ऐसे पादप जिस पर या तो नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो, उसको हम बोलते हैं एक लिंगी पादप। जैसे पपीता, पपीता में नर पुष्प अलग पादप पर होते हैं और मादा पुष्प अलग पादप पर होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो द्विलिंगी पादप क्या होते हैं? एग्जाम्पल सरसों। उभयलिंगाश्रयी का एग्जाम्पल मक्का और एक लिंगी का एग्जाम्पल पपीता। तो तीनों में आपको अलग अलग अंतर समझ में आने चाहिए कि क्या होते हैं, खास तौर से इन दोनों में। ठीक है, इस पर जो पुष्प होंगे वो द्विलिंगी होंगे, लेकिन इस पर पुष्प तो एक लिंगी होते हैं, लेकिन दोनों ही उपस्थित होते हैं, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं इसमें, नर पुष्प ऊपर की ओर और मादा पुष्प नीचे की ओर। हमने स्वपरागण पढ़ लिया, आप जान भी गए कि स्वपरागण होता क्या है, कितने टाइप का होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा या क्वेश्चन उठना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि आखिर स्वपरागण होने के लिए किसी पुष्प में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, आखिर ऐसे कौन से पादप होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्वपरागण होता है या नहीं होता।
यानी स्वपरागण हेतु अनुकूलन क्या क्या होने चाहिए? स्वपरागण हेतु अनुकूलन। अब हमारा टॉपिक क्या हो गया? हमने स्वपरागण को समझ लिया, तो इसके पश्चात हमारा टॉपिक क्या होगा? स्वपरागण हेतु अनुकूलन। तो पहला अनुकूलन क्या है? पुष्प द्विलिंगी पुष्प होने चाहिए। आप सोचकर देखो, यदि कोई पुष्प द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण होगा ही होगा। एक लिंगी में कभी स्वपरागण हो ही नहीं सकता। कैसे? यदि लिंगी एक है, मान लो नर पुष्प वो पुंकेसर है, स्त्री केसर उसमें है ही नहीं, तो स्वपरागण फिर कैसे होगा? यानी स्वपरागण होता है तो सबसे अनिवार्य बात क्या है? पुष्प कैसे होने चाहिए? द्विलिंगी होने चाहिए। बात पल्ले पड़ रही है? पुष्प द्विलिंगी होंगे तभी तो क्या होगा? स्वपरागण होगा। यदि पुष्प द्विलिंगी है तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। यानी स्वपरागण होने के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना ही होना चाहिए। दूसरी खास बात क्या होनी चाहिए? अनुन्मिल। यानी अनुन्मिल का मतलब होता है बंद पुष्प। यदि कोई पुष्प बंद है, पुष्प बंद होने का मतलब उसके पुंकेसर और स्त्री केसर दलपत्रों द्वारा ढके हुए हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर यदि दलपत्रों द्वारा ढके हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। जैसे मटर, आप कभी मटर का पुष्प देखिएगा, आपको बाहर से उसके पुंकेसर और स्त्री केसर दिखाई नहीं देंगे। जब आप उसके दलपत्रों को हटाओगे तभी उसके स्त्री केसर और पुंकेसर आपके सामने आएंगे। अर्थात यदि किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर पर ढके हुए हैं दलपत्रों के द्वारा, अर्थात पुष्प कैसा है? बंद है। बंद को क्या बोलते हैं? अनुन्मिल। अनुन्मिल का मतलब है बंद पुष्प है, तो उसमें निश्चित तौर पर क्या होगा? स्वपरागण होगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सभी जो स्वपरागण होता है उसमें सारे पुष्प बंद होंगे, ये कंडीशन नहीं। अंतर समझिए। अब सरसों का पुष्प है, खुला पुष्प है, ओपन होता है, उन्मिल होता है, उसमें स्वपरागण भी हो सकता है, उसमें परपरागण भी हो सकता है। सरसों में द्विलिंगी पुष्प है, खुला है, उसमें स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है। यानी खुला पुष्प है तो उसमें स्वपरागण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन यदि पुष्प बंद है, यदि किसी पादप का पुष्प बंद है तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। परपरागण हो ही नहीं सकता उसमें। इसीलिए तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था कि बाहर से कोई परागण गिरने की संभावना ही नहीं बचे, इसलिए तो मेंडल ने लिया था। वरना तो यदि खुला पुष्प होता तो उसको थैली से ढककर रखना पड़ता, भी परागण वो गिरा कर चला गया और बाहर से कोई थोड़ी देर में और परागण आकर गिर गए, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यदि पुष्प खुला है तो उसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। लेकिन यदि पुष्प बंद है तो निश्चित तौर पर क्या होगा? स्वपरागण होगा। ठीक है? जैसे मटर में हम दिल खोल कर ये आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि इसमें स्वपरागण होता है। क्यों? क्योंकि इसका पुष्प बंद है। खुला होता तो आप नहीं कह सकते थे कि स्व होगा या पर होगा, नहीं कह सकते, पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि बंद है तो क्लियर है कि उसमें क्या होगा? स्वपरागण। तीसरी कंडीशन, समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता यानी यदि नर भाग और मादा भाग दोनों एक समय पर ही या आसपास के लगभग समान समय में ही परिपक्व होंगे तभी तो क्या होगा? स्वपरागण होगा। यदि मान लो किसी में मादा भाग पहले परिपक्व हो गया, नर परिपक्व हुआ ही नहीं,
या ऐसे उसका उलट मान लो कि नर भाग पहले परिपक्व हो गया, मादा भाग परिपक्व हुआ ही नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते, तो उसमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों साथ साथ परिपक्व है नहीं, तो स्वपरागण फिर कैसे होगा। तो स्वपरागण होने के लिए ये खास बात है कि नर भाग और मादा भाग समान समय पर ही परिपक्व होने चाहिए, ठीक है, यानी समकाल परिपक्वता होनी चाहिए, तभी क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो ये कुछ खास बातें हैं स्वपरागण होने के लिए। पहली, यदि पुष्प द्विलिंगी है तो कौन सा परागण होगा, स्वपरागण। अब ये वहां पर यही बात दोबारा सुन लो, द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं। लेकिन यदि स्वपरागण होना है तो द्विलिंगी होना ही पड़ेगा। स्वपरागण के लिए खास बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि हाँ ये पुष्प द्विलिंगी है आप कह दो कि इसमें तो स्वपरागण ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। सरसों को देख लो, सरसों द्विलिंगी है, उसमें स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि मटर में स्वपरागण होता है तो आप कह सकते हो कि इसका पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। यदि मैं कहता हूं कि मटर में स्वपरागण होता है तो पुष्प उसका कैसा है, मैं कंफर्म कह सकता हूं द्विलिंगी। एक लिंगी में स्वपरागण हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बंदा यदि ये कह दे कि सरसों का पुष्प द्विलिंगी है, सरसों का पुष्प द्विलिंगी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें स्वपरागण ही होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, ये बातें दो हैं, एक जैसी सी लग रही हैं लेकिन अलग अलग हैं। एक बार फिर से सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना, मेरे को डर लग रहा है कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दो पादप एग्जांपल ले रहा हूं, मटर और सरसों, ठीक है। मैंने कह दिया कि मटर में स्वपरागण होता है, मैंने कहा मटर में स्वपरागण होता है। आप ये कंफर्म कह सकते हो कि ये द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि स्वपरागण तभी होगा जब पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो। मैंने कह दिया सरसों का पुष्प द्विलिंगी है, सरसों का पुष्प द्विलिंगी है, आप ये नहीं कह सकते कि स्वपरागण होगा या परपरागण होगा। इसमें स्व भी हो सकता है, इसमें पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि मटर में स्वपरागण होता है तो ये कैसा होगा, द्विलिंगी। यानी यदि स्वपरागण होता है तो पुष्प का द्विलिंगी होना अनिवार्य है। ये नहीं कह सकते कि द्विलिंगी होगा तो स्वपरागण होगा। स्वपरागण होने के लिए पुष्प का कैसा होना जरूरी है, द्विलिंगी होना जरूरी है। क्लियर। दूसरी खास बात, अनउन्मिल या बंद पुष्प। मैं कहता हूं कि कोई पुष्प बंद है, यानी उसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर ढके हुए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें पक्का क्या होगा, स्वपरागण होगा, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई पुष्प में स्वपरागण हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका पुष्प बंद ही होगा। दो बातें हैं लेकिन अलग अलग हैं, इनको ध्यानपूर्वक लिख लेना और अलग अलग इन्हें समझने का प्रयास करना, ताकि आपकी कभी गलतियां न हो। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो जाओ। मैं इसे एक बार में भी खत्म कर सकता था, कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन जब आप दोबारा कहीं पढ़ते तब कंफ्यूज होते। दोबारा सुन लो, यदि कोई पुष्प बंद है तो पक्का उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। जैसे मटर का पुष्प कैसा होता है, बंद, तो पक्का इसमें क्या होगा, स्वपरागण। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें स्वपरागण होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पुष्प बंद ही होगा। खुले पुष्प में भी स्वपरागण हो सकता है, ये संभावनाएं होती हैं अलग अलग। हाँ, इसमें बात पक्की है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि समकाल परिपक्वता है तो क्या होगा, स्वपरागण ही होगा। क्लियर। अब चलते हैं अपने परपरागण की ओर। तो हमने स्वपरागण की परिभाषा देखी, इसके प्रकार देखे, और स्वपरागण हेतु अनुकूलन भी आप लोगों ने देखी। अब दूसरे प्रकार का परागण, परागण के दो टाइप थे, स्वपरागण और परपरागण। अब हम दूसरे टाइप का शुरू करने जा रहे हैं,
पर परागण। पर परागण को अंग्रेजी में कहा जाता है जीनोगेमी। बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। ये याद रखना जी, हो सकता है आपसे पूछ ले जाए जीनोगेमी से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर में आ गया। अब आप यदि सही समझते हैं तब तो 1 नंबर आपका बड़ा आसान है, नहीं समझे तो नहीं समझे। पर परागण को क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में? जीनोगेमी। अब होता क्या है, एक ही जाति के 2 अलग अलग जातियों में तो परागण हो ही नहीं सकता। जैसे सरसों का पादप है तो वो आक के पुष्प के साथ कभी परागण कर ही नहीं सकता, वो तो कंडीशन ही खत्म है। एक ही जाति के 2 पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण, जैसे एक ये पादप है, इसका ये पुष्प है, दूसरा ये पादप है, नंबर बी, नंबर ए पादप, बी पादप, ये इस पादप का पुष्प है। दोनों पादप किसके हैं? सरसों के हैं। यानी सरसों का खेत होता तो उसमें लगभग पादप किसके होते हैं? सरसों के तो होते हैं। यदि एक ही जाति के 2 अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? पर परागण कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? पर परागण। यानी यदि इस पादप के पुंकेसर निकलकर इस पादप के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, इस पादप से पुंकेसर निकलकर इस पादप के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तब आप इसे क्या कहोगे? पर परागण कहोगे। क्लियर? एक ही जाति के 2 पादपों के मध्य होने वाला परागण पर परागण कहलाता है। यदि हम देखें पर परागण हेतु अनुकूलन कि कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए पर परागण के लिए, जैसे 100 परागण के लिए अनुकूलन देखें, वैसे अनुकूलन किसके लिए है? पर परागण के लिए। लेकिन उससे जस्ट विपरीत, जैसे पहला अनुकूलन यदि आप देखो तो पुष्प उन्मिल, यानी कैसे होने चाहिए? खुले होने चाहिए। यदि मैं कह देता हूं कि इस पुष्प में या इस पादप में पर परागण होता है तो आप कन्फर्म कह देना कि ये पुष्प कैसा होगा? पक्का ही खुला। यानी यदि बंद होता तो 100 परागण ही होता, लेकिन यदि पुष्प खुला है, यानी यदि मैं कह रहा हूं कि इसमें पर परागण है तो आप पक्का कह दोगे कि इसमें ये पुष्प खुला है। यदि किसी में पर परागण होता है तो पक्का पुष्प कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। ठीक है, तो पुष्प कैसे होने चाहिए? खुले होने चाहिए। नंबर 2, यदि हम देखें विषम काल परिपक्वता, समकाल एक साथ एक समय पर परिपक्व हो रहे थे तो 100 परागण हो रहा था। लेकिन यदि किसी पुष्प के किसी जाति के पुष्प में जन्नांग जो है वो अलग अलग समय पर परिपक्व हों तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम काल परिपक्वता। विषम काल परिपक्वता। अब जैसे सरसों है, सरसों के खेत में आप बताओ कितने पुष्प लगते हैं? असंख्य। क्या उन असंख्य पुष्पों में ये जरूरी है कि सभी के स्त्री केसर एक साथ परिपक्व होंगे या पुंकेसर एक साथ परिपक्व होंगे? कोई जरूरी नहीं है ना। उनमें अलग अलग समय पर वो परिपक्व होंगे, और अलग अलग समय पर यदि परिपक्व होंगे तो मान लो किसी का पुंकेसर परिपक्व हो चुका है तो वो पुंकेसर यदि उस स्त्री केसर पर गिर गया जो पहले से ही परिपक्व है तो निषेचन हो जाएगा। लेकिन यदि अपरिपक्व पर गिर गया तब निषेचन नहीं होगा। इसीलिए तो उसमें पुष्प असंख्य होते हैं, परागकण असंख्य बनते हैं, ताकि निषेचन की संभावनाएं बनी रहे। यदि विषम काल परिपक्वता है, किसी जाति में यदि विषम काल परिपक्वता है तो पक्का क्या होगा? उसमें पर परागण होगा।
यदि विषम काल परिपक्व होता है तो पक्का ही क्या होगा, परपरागण होगा। जैसे अब विषम काल परिपक्वता फिर से दो टाइप से हो सकती है। नाम तो समझ गए ना, विषम काल परिपक्वता क्या होती है। यदि किसी पुष्प के नर भाग और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो इसको कहते हैं विषम काल परिपक्वता। और विषम काल परिपक्वता में यदि हम देखें तो दो टाइप की हो सकती है। उन्हें इसके दो प्रकार हम बना सकते हैं। कौन कौन से? नंबर ए, पुंपूर्वता। पुंपूर्वता, पू शब्द किसके लिए लगता है? नर भाग के लिए लगता है, यानी पुंकेसर के लिए लगता है। पू से पुंकेसर। पुंपूर्वता नाम से स्पष्ट है, पुंपूर्वता। यदि किसी पादप में या किसी जाति में नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व होता है तब उसको कहते हैं पुंपूर्वता। उस घटना को हम क्या कहेंगे? पुंपूर्वता। यदि किसी पादप में नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का एग्जाम्पल यदि आप देखो तो एग्जाम्पल इसका है कपास, और कपास के अलावा इसका एग्जाम्पल सूरजमुखी। तो कपास और सूरजमुखी पादपों में अपने को देखने को मिलती है क्या? पुंपूर्वता। इसी टाइप से इसका दूसरा टाइप हो जाएगा कौन सा? स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता में नाम से स्पष्ट है, ऐसे पादप या ऐसी जातियां जिनके पादपों में स्त्री भाग नर भाग से पहले परिपक्व होता है। स्त्री पूर्वता यानी स्त्री भाग पहले परिपक्व होगा। एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसिकुल यानी सरसों कुल। सरसों के पाद ब्रेसिकेसी में प्रतिनिधि सदस्य कौन होता है? सरसों। तो जाहिर सी बात है सरसों में स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है, इसीलिए सरसों द्विलिंगी होते हुए भी परपरागण करती है। चूंकि सरसों के पादप में यानी ब्रेसिकेसी कुल में, ब्रेसिकेसी को आप क्रूसीफेरी भी बोल सकते हो, इस कुल में स्त्री पूर्वता पाई जाती है, स्त्री भाग पहले परिपक्व होता है, इसीलिए ये पुष्प द्विलिंगी होते हुए भी परपरागण करते हैं। जंतुओं में एग्जाम्पल याद है ना आपको? केंचुआ। ब्रेसिकुल के अलावा रोजेसिकुल, ब्रेसिकेसी के अलावा रोजेसिकुल भी ऐसा है जिसमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। पुंपूर्वता जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है, एग्जाम्पल कपास और सूरजमुखी। स्त्री पूर्वता यानी जिसमें स्त्री भाग पहले परिपक्व होता है, एग्जाम्पल ब्रेसिकेसिकुल और रोजेसिकुल। यानी यदि विषम काल परिपक्वता है तो पक्का क्या होगा? परपरागण ही होगा। यदि परपरागण हो रहा है तो पुष्प हमेशा कैसे होंगे? खुले होंगे, यानी खुले होना तो जरूरी है परपरागण के लिए। विषम काल परिपक्वता यदि है तो पक्का क्या होगा? परपरागण होगा। इसके अलावा तीसरी विशेषता है सौबंध्यता। तीसरी विशेषता क्या है? सौबंध्यता यानी सेल्फ अनफर्टिलिटी। सौबंध्यता कहते क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है सौबंध्यता क्या चीज होगी। यदि किसी पादप के पुष्प के पुंकेसर अपने ही पुष्प के स्त्री केसर पर गिर जाए तो वो अंकुरित होने में सक्षम नहीं होते हैं, उनका अंकुरण वहां पर नहीं होता है, वो निषेचन में सक्षम नहीं होते हैं। सौबंध्यता का मतलब है ऐसे परागकण जो स्वपरागण में असक्षम हैं, जो यदि अपने ही पादप के स्त्री केसर पर बाई चांस गिर भी जाए तो भी उनका निषेचन नहीं हो पाता है। इस घटना को कहते हैं सौबंध्यता। और ये सौबंध्यता का बढ़िया एग्जाम्पल है अंगूर और पिटूनिया। अंगूर और पिटूनिया।
इन दोनों पादपों में देखने को मिलती है स्वबंध्यता। यानी मान लो अंगूर के एक पुष्प का परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री के स्तर पर गिर गया तो भी वो निषेचन नहीं कर पाएगा, वो बंध्य रहेगा। ये ऐसा इसमें पाए जाने वाले जीनों के कारण होते हैं। इस चीज को नियंत्रित कौन करता है? इसमें पाए जाने वाले जीन। इस घटना को, स्वबंध्यता को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? जीनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो स्वपरागण में वो असक्षम हो गए, अपने ही स्त्री के स्तर पर गिर गए, फिर भी वो अंकुरित नहीं हुए, फिर भी उनका निषेचन नहीं हुआ, मतलब उनमें स्वबंध्यता है। तो यदि किसी पादप में स्वबंध्यता है तो निश्चित तौर पर क्या होगा? उसमें परपरागण ही होगा। परपरागण के लिए पुष्प कैसे जरूरी है? खुले पुष्प जरूरी है। परपरागण के लिए कैसे पुष्प जरूरी है? खुले पुष्प। विषम काल परिपक्वता होनी चाहिए। स्त्री, ये विषम काल परिपक्वता दो टाइप की होगी, पुंपर्वता और स्त्री पूर्वता। पुंपर्वता का एग्जाम्पल कपास और सूरजमुखी, स्त्री पूर्वता का एग्जाम्पल ब्रेसिकेसी और रोजेसी फूल, और स्वबंध्यता आपको देखने को मिलती है अंगूर और पिटूनिया। यानी यदि ये विशेषताएं हैं किसी पादप में, ये विशेषताएं हैं तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा? परपरागण ही होगा। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये विशेषताएं जो हैं ये स्वपरागण के अनुकूलन की जस्ट विपरीत है। चौथे टाइप का जो अनुकूलन है, परपरागण हेतु अनुकूलन पढ़ रहे हैं, चौथे टाइप का जो अनुकूलन है वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी यानी अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागण, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी नाम सीधा आ सकता है परीक्षा में, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं हर्कोगेमी क्या चीज होती है। तो हर्कोगेमी किसे कहते हैं? किसी पुष्प में यदि संरचनात्मक अवरोधों के कारण, संरचनात्मक या क्रियात्मक अवरोधों के कारण यदि स्वपरागण नहीं हो पाता है, यदि किसी पुष्प में, अब पुष्प तो द्विलिंगी है, पुष्प कैसे हैं? द्विलिंगी, लेकिन इनमें संरचनात्मक या क्रियात्मक अवरोध हैं और इन संरचनात्मक या क्रियात्मक अवरोधों के कारण इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, उस घटना को हम बोलते हैं हर्कोगेमी। वह घटना जिसमें पुष्प द्विलिंगी है परंतु संरचनात्मक या क्रियात्मक अवरोधों के कारण वो स्वपरागण नहीं कर पाते, तो इस घटना को बोलते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के एग्जाम्पल यदि देखे जाएं तो कैरियोफिलेसी, और ग्लोरियोसा, कैरियोफिलेसी कुल में और ग्लोरियोसा पादप में, कैरियोफिलेसी कुल में और ग्लोरियोसा पादप में, दोनों में क्या देखने को मिलती है? हर्कोगेमी यानी संरचनात्मक या क्रियात्मक अवरोध देखने को मिलता है। कैरियोफिलेसी हमने जो लिया है उसमें कैसा अवरोध है? संरचनात्मक अवरोध है। कैरियोफिलेसी कुल में कैसा अवरोध है? संरचनात्मक अवरोध। ये कैसे होता है संरचनात्मक अवरोध? यानी यदि इस पुष्प का, ये द्विलिंगी पुष्प है, देख लो, इसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र की हाइट काफी ज्यादा है और पुंकेसर की हाइट छोटी रहेगी। ये देखो आपके सामने चित्र है, आप चित्र देख सकते हो। वर्तिकाग्र काफी ऊंचा है, वर्तिकाग्र की लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होता है, और परागकोश कहाँ रह गए? नीचे। अब परागकण नीचे से निकलकर ऊपर कैसे जाएंगे? अपने आप, अपने आप तो नहीं जा सकते। स्वपरागण तो तभी होता ना जब परागकोश ऊपर होता है, स्त्री केसर नीचे, परागकोश से निकलकर स्त्री केसर पर गिर गए, तब तो हो जाता स्वपरागण। लेकिन यहां पर देखो वर्तिकाग्र काफी ऊंचा है और परागकोश नीचे है, तो संरचनात्मक अवरोध हो गया कि नहीं हो गया? क्या इसमें स्वपरागण हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां से परागकण निकलकर ऊपर थोड़ी उछलेंगे, नहीं ना। तो यदि
कैरियोफिलेसिक कुल को देखा जाए तो कैरियोफिलेसिक कुल में इसका वर्तिकाग्र ऊंचाई पर स्थित होता है और परागकोश नीचे स्थित होते हैं। इसलिए इस रचनात्मक अवरोध के कारण ये द्विलिंगी होते हुए भी स्वपरागण नहीं कर पाता है। इस घटना को बोलते हैं अपने हर्कोगेमी। तो हर्कोगेमी का एक एग्जाम्पल आपने क्या देखा, कैरियोफिलेसिक कुल। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा पादप। इस ग्लोरियोसा में क्रियात्मक अवरोध देखने को मिलता है। क्रियात्मक कह दो या कार्य की, क्रियात्मक अवरोध या कार्य की अवरोध देखने को मिलता है आपको ग्लोरियोसा पादप में। अब इसमें क्या होता है, ग्लोरियोसा को अपने हिंदी बोलते हैं कलिहारी पादप। ग्लोरियोसा को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलिहारी पादप। तो कलिहारी या ग्लोरियोसा पादप में क्या होता है, इसके परागकोश का स्फुटन तेजी गति से होता है, विस्फोट के साथ होता है। ग्लोरियोसा या कलिहारी में परागकोश का स्फुटन विस्फोट के साथ होता है, तेजी गति से होता है, जिससे इसके परागकण उछलकर दूर जा गिरते हैं। स्त्री केसर अपने ही पुष्प के स्त्री केसर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि परागकण तो विस्फोट के साथ दूर जा गिरे। वो दूर जाके गिरेंगे तो किसी दूसरे पादप के, अपनी ही जाति के दूसरे पादप के स्त्री केसर पर गिरेंगे, अपने ही स्त्री केसर पर नहीं गिरेंगे। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, परपरागण। ये भी क्या है, एक टाइप की हर्कोगेमी है। तो कलिहारी या ग्लोरियोसा में स्फुटन तेजी गति से होता है। इस प्रकार से स्फुटन होता है कि उसके परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर पर नहीं गिरते हुए दूसरे पुष्पों पर जा गिरते हैं। तो ये थे परपरागण हेतु अनुकूलन। कौन कौन से देखे परपरागण हेतु अनुकूलन, पुष्प कैसे होने चाहिए, खुले, विषम काल परिपक्वता होनी चाहिए। इसके अलावा पुष्प जो है ये हर्कोगेमी यदि पाई जाती है तो भी कैसा होगा, परपरागण होगा। और यदि एक लिंगता है, यदि एक लिंगता है तो भी कैसा होगा, परपरागण हो। एक लिंगी पुष्प यानी जैसे पपीते के अंदर एक विशेषता और आ गई ना अपने पास, ये पुष्प कैसे हैं, एक लिंगी हैं। तो एक लिंगी है तो जाहिर सी बात उसमें हमेशा क्या होगा, परपरागण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पपीता, पपीते में नर पुष्प अलग पादप पर होते हैं, मादा पुष्प अलग पादप पर होते हैं, इसलिए जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, परपरागण होगा। तो ये परपरागण की कुछ खास बातें थी जो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हमने क्या देख लिया, परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार कितने टाइप थे, स्वपरागण और परपरागण, दोनों हमने देख भी लिए। स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। फिर हमने स्वपरागण के टाइप देख लिए और स्वपरागण हेतु अनुकूलन देख लिए। फिर हमने परपरागण की परिभाषा और परपरागण के अनुकूलन देखे। अब हम देखने जा रहे हैं परपरागण के प्रकार। तो अपना अगला टॉपिक क्या है, परपरागण के प्रकार, या आप इसे कह सकते हो विधियां। परपरागण के प्रकार बोल दो या परपरागण की विधियां बोल दो, एक ही बात है। तो चलिए देखते हैं परपरागण के प्रकार। माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर परपरागण जो है, माध्यम के आधार पर परपरागण को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से कितने टाइप हो जाएंगे इसके, तीन टाइप हो जाएंगे। किसके आधार पर, माध्यम के आधार पर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी अच्छी, परागकण जो है वो नर युग्मकों का वाहक होता है। आपसे यदि कोई पूछे कि नर युग्मकों का वाहक कौन है, तो वाहक कौन होगा, परागकण, जिसको आप लघु बीजाणु भी बोलते हैं। हमें करवाना क्या है, हमें नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य निषेचन करवाना है, ठीक है। मादा युग्मक आपको पता है स्त्री केसर के, अंडाशय के, बीजांड के, भ्रूणकोश के भीतर पाए जाते हैं, आपने समझ लिया। अब नर युग्मक कहां है, परागकोश के परागकण के भीतर है।
मादा युग्मक तो जा नहीं सकता निकलकर बाहर, पहुंचना किसको पड़ेगा? नर युग्मकों को। नर युग्मक कहां तक पहुंचेंगे? मादा युग्मक तक। लेकिन लेकर कौन जाएगा नर युग्मकों को? परागकण। तो परागकणों का काम क्या है? नर युग्मकों को स्त्री केसर तक पहुंचाना। परागकण का क्या काम है? नर युग्मकों को स्त्री केसर तक पहुंचाना। तो आपसे पूछे नर युग्मकों के वाहक कौन है? परागकण। और आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ ली है, एक परागकण में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो माध्यम के आधार पर परागण जो है, माध्यम के आधार पर पॉलिनेशन 3 टाइप का हो सकता है। पहला वायु द्वारा, दूसरा हो सकता है कीटों द्वारा, और तीसरा हो सकता है जल द्वारा। कीटों द्वारा न कहकर इसे हम जंतु द्वारा कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। माध्यम के आधार पर परागण कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है, वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा और जल द्वारा। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है पर परागण वायु द्वारा। वायु द्वारा होने वाले पर परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। बहुत से कंपटीशन में आ चुका है कि पादपों में वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? उत्तर होगा हमारा एनिमोफिली। लेकिन लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि ये एनिमो शब्द है वो एनिमल से मिलता जुलता प्रतीत होता है, लेकिन यहां पर एनिमल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एनिमोफिली का मतलब है वायु द्वारा होने वाला परागण। पर परागण को हमने क्या कहा था? जीनोगेमी। जीनोगेमी। पर परागण को क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। और वायु द्वारा जो परागण हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। परिभाषा कोई रटाल नहीं लगाना। यदि परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है, वायु के माध्यम से संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली या वायु परागण कहेंगे। अनुकूलन क्या होने चाहिए? यदि वायु द्वारा परागण हो रहा है, एनिमोफिली हो रही है, तो क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए? पुष्प कैसे होने चाहिए? खुले होने चाहिए। पुष्प कैसे होने चाहिए? खुले। खुले होंगे तभी तो वायु के झोंकों के साथ परागकण निकलकर उड़ेंगे। और यदि परागकण उड़ रहे हैं, परागकण गमन कर रहे हैं, तो परागकण कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए। परागकण कैसे होने चाहिए? हल्के। अब देखो, वायु में परागकण उड़कर जाएंगे तो ये है पढ़े लिखे तो है नहीं जो वर्तिकाग्र पर ही जाकर गिरेंगे। कहीं पर भी गिर सकते हैं, जमीन पर भी गिर सकते हैं, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर गिर सकते हैं, कहीं पर भी गिर सकते हैं। ये तो संयोग होगा कि वो अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। इसलिए निषेचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए परागकण कैसे होने चाहिए? असंख्य होने चाहिए। असंख्य का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। जब करोड़ों की संख्या में परागकण उड़ेंगे तब सैकड़ों की संख्या में वो जाकर गिरेंगे सही जगह। तो परागकण कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, असंख्य होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, ताकि वो वर्तिकाग्र पर आसानी से गिर जाए। ये परागकण की विशेषता है। पुष्प कैसे होने चाहिए? खुले। परागकण कैसे होने चाहिए? हल्के, असंख्य और छोटे। वर्तिकाग्र कैसे होने चाहिए? वर्तिकाग्र कैसे होने चाहिए? आप सोचो, चौड़े और चिपचिपे। वर्तिकाग्र कैसे होने चाहिए? चौड़े, ताकि परागकण के गिरने के लिए क्षेत्रफल ज्यादा मिल सके, ज्यादा संभावनाएं बढ़े। चौड़े होने चाहिए और चिपचिपे होने चाहिए, ताकि एक बार यदि परागकण गिर गया तो वहीं पर चिपक जाए। ऐसा नहीं परागकण गिर गया फिर हवा का झोंका है वो वापस निकल गया वहां से, ऐसे नहीं। गिर गया तो फिर गिर गया, चिपक जाना चाहिए वहां। तो वर्तिकाग्र चौड़े और चिपचिपे होने चाहिए, परागकण हल्के, असंख्य और छोटे होने चाहिए। पुष्प कैसे होने चाहिए? खुले। यदि क्या हो? वायु परागण हो तो ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। तो एनिमोफिली के लिए विशेषताएं होगी। अब
एग्जाम्पल आपके पास प्रमुख रूप से है घास। तो घास में सदैव ही क्या होता है, वायु परागण यानी एनिमोफिली पाई जाती है। तो घास के पुष्प की, परागकणों की और वर्तिकाग्र की विशेषता आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वायु परागण हेतु परागकणों की विशेषता लिखो, वायु परागण हेतु स्त्री केसर की विशेषता लिख दो। कैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके बस दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज मैं आपको एक एक बात बार बार अच्छी तरह से इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप पढ़ो, कहीं और से पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन न हो। हर तथ्य हर एंगल से समझ में आना चाहिए। यदि विरोधाभास हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, आप कमेंट द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। भागना नहीं, आराम से टिके रहकर, बैठे रहकर ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करने, लिखने में कोई भेद वाली बात नहीं है। तो पहले प्रकार का पर परागण हो चुका है वायु परागण। दूसरे प्रकार का परागण यदि देखें तो वो देख रहे हैं अपने जल परागण। जल परागण को बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जल परागण को क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफिली। तो जाहिर सी बात है, परिभाषा तो आप खुद भी लिख सकते हो जैसे वायु परागण की लिखी थी। यदि परागण की क्रिया जल के माध्यम से संपन्न हो तो इसे जल परागण या हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल, अब फिर से इसके पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, पुनः दो प्रकार हो सकते हैं। होने वाला परागण जल की सतह के ऊपर हो रहा है या जल की सतह के नीचे हो रहा है, इस आधार पर हमने दो भागों में इसे बांटा है। पहला टाइप यदि हम देखें तो उसे कहते हैं अधोजल परागण। अधोजल परागण, अधो का मतलब होता है नीचे। अधो का मतलब क्या होता है? नीचे। यदि परागण की क्रिया जल की सतह के नीचे ही संपन्न हो रही है, जल की सतह के नीचे संपन्न हो रही है, तब उसको हम कहते हैं अधोजल परागण। एग्जाम्पल, नाजास। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? नाजास, जिसको समुद्री घास भी कहा जाता है। तो उसमें आपको क्या मिलता है? अधोजल परागण देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का कौन सा हो सकता है? अधिजल परागण। अधि का मतलब होता है ऊपर। यदि परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर संपन्न हो रही है, यदि परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर संपन्न हो रही है, तब आप उसको क्या बोलोगे? अधिजल परागण। और अधिजल परागण का एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। अधिजल परागण का एग्जाम्पल कौन है? वेलिसनेरिया। और अधोजल परागण का एग्जाम्पल है नाजास। तो जाहिर सी बात है, जल परागण जलीय पादपों में संपन्न होता है। जल परागण किस में संपन्न होता है? जलीय पादपों में। परंतु यहां पर हमारे पास अपवाद भी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी जलीय पौधों में जल परागण संपन्न होगा। हमारे पास एक निम्फिया पादप है। हमारे पास कौन सा पादप है? निम्फिया, जलीय पादप है, लेकिन उसमें परागण किसके द्वारा संपन्न होता है? कीटों के द्वारा। परागण किसके द्वारा संपन्न होता है? इसमें कीटों के द्वारा। पादप जलीय है। इसके अलावा एक एग्जांपल और अपने पास, मीरियोफिलम। अगला एग्जांपल कौन है? मीरियोफिलम। ये भी जलीय पौधा है, लेकिन इसमें परागण किसके द्वारा संपन्न होता है? वायु के द्वारा। तो ये दो अपवाद ध्यान रखिएगा, जिसमें जलीय पौधे होते हुए भी जो कीटों और वायु के द्वारा परागण करते हैं। निम्फिया में कीटों के द्वारा और मीरियोफिलम में वायु के द्वारा परागण संपन्न होता है। तो जल परागण जल के माध्यम से संपन्न होता है। कितने टाइप का है? दो टाइप का। अधोजल परागण यानी परागण की क्रिया जल की सतह के नीचे संपन्न होती है। एग्जाम्पल, नाजास यानी समुद्री घास। और अधिजल परागण यानी वेलिसनेरिया,
जिसमें परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर संपन्न होती है। तीसरे प्रकार का परपरागण या जिनोफिली जो है वो क्या है? जंतुओं द्वारा। अब बहुत से जंतु भी ऐसे हैं जो जाने अनजाने परागण की क्रिया में मदद करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंतु परागण। नाम से परिभाषा बना सकते हो आप। यदि परागण की क्रिया जंतुओं के माध्यम से संपन्न हो तब इसे क्या कहेंगे? जंतु परागण। अब जंतु परागण जिस जंतु के द्वारा, जैसे जंतु के द्वारा संपन्न होते हैं वैसे उनका नाम रख दिया जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, उनको हम यहां पर देख रहे हैं। पहले प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण है कीट परागण, जिसको एंटमोफिली कहा जाता है। एंटमोफिली, याद रखिए, कीटों के अध्ययन को हमने क्या कहा था? एंटमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? 11वीं क्लास में आपको बताया था मैंने, एंटमोलॉजी। और ये देखो कीट परागण क्या कहलाता है? एंटमोफिली। जितना जंतु परागण होता है, जंतुओं में 80% परागण जो है वो किसके द्वारा संपन्न होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। यानी जंतुओं में सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। और कीटों में जो सबसे ज्यादा परागण करने वाला कीट है, परागण की क्रिया जिस कीट के द्वारा सबसे ज्यादा संपन्न होती है वो कौन है? अपना मधुमक्खी, जो कि 80% कीट परागण किसके द्वारा संपन्न होता है? मधुमक्खी द्वारा। दूसरा कीट है तितली। दूसरा स्थान है तितलियों का, जो कि कीट परागण सर्वाधिक करती है। तो जंतुओं में सबसे ज्यादा परागण कौन करते हैं? कीट। और कीटों में सबसे प्रमुख कीट कौन है जो 80% कीट परागण करता है? वो है मधुमक्खियां। और दूसरा स्थान जो रखती हैं वो तितलियां। और भी बहुत से कीट हैं जो परागण में मदद करते हैं। पहले टाइप का हो गया कीट परागण। दूसरे टाइप का यदि देखें, पक्षी परागण। पक्षी परागण, पक्षी परागण को कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। यदि परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा संपन्न हो, बहुत से ऐसे छोटे छोटे पक्षी हैं जो पुष्पों का मकरंद ग्रहण करते हैं और मकरंद ग्रहण करने के दौरान वो परागण की क्रिया संपन्न करवा देते हैं जाने अनजाने में। तो पक्षियों के द्वारा यदि परागण संपन्न हो रहा है तो उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ऐसे कौन से पक्षी हैं? जैसे एक है गुंजन पक्षी, जिसको आप हमिंग बर्ड भी बोलते हो। सबसे छोटा पक्षी है ना, हमिंग बर्ड। ये भी परागण की क्रिया संपन्न करवाता है। हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी परागण की क्रिया में क्या है? सक्षम है। इसके अलावा शंखखोरा, शंखखोरा ये पक्षी भी क्या करता है? परागण की क्रिया संपन्न करवाता है। तो पक्षियों में एग्जांपल कौन हो गए? गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा शंखखोरा, ये परागण की क्रिया संपन्न करवाते हैं। ऐसे पादप कौन से जिसमें परागण होता है? एक पादप है अपने पास तंबाकू, यानी एरिकेसी कुल जो है, तंबाकू या एरिकेसी कुल, इनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? पक्षियों के द्वारा संपन्न होती है। तो ऑर्निथोफिली गुंजन पक्षी या शंखखोरा के द्वारा संपन्न होता है। पादप के एग्जांपल कौन से? तंबाकू और एरिकेसी कुल में ये पक्षी परागण संपन्न करवाते हैं। तीसरा यदि एग्जांपल देखा जाए तो चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा जो परागण संपन्न होता है उसको चिरेटोफिली कहा जाता है। चिरेटोफिली, चमगादड़ के द्वारा जो परागण संपन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने चिरेटोफिली बोलते हैं। और चमगादड़ जो है वो किन पादपों में परागण करवाता है? कदम्ब,
और कचनार में। कदम और कचनार में किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। इसके अलावा घोंघे के द्वारा भी परागण होता है। तो घोंघे द्वारा परागण होता है आर्किड पादप में। आपसे पूछा जा सकता है आर्किड में परागण की क्रिया कौन संपन्न करवाता है? तो घोंघा। आर्किड में घोंघे के द्वारा। इसके अलावा अंजीर में यदि देखा जाए तो ततैया, ततैये द्वारा परागण किसमें संपन्न करवाया जाता है? अंजीर में। यहां पर आपको केवल परागण करता और एग्जाम्पल किस पादप में कौन परागण करवा रहा है इतना ही ध्यान रखना है, फालतू आपको कोई इसमें रामगाथा नहीं जोड़नी। तो ये थे पर परागण और पर परागण के प्रकार। पर परागण हेतु अनुकूलन भी देखा हमने। देखा वायु परागण, वायु परागण के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट और है, कीट परागण हेतु कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। कीट परागण हेतु पुष्पों की विशेषताएं। आप सोचकर देखो कीटों द्वारा यदि परागण होना तो पुष्प की कैसी विशेषता होनी चाहिए? पुष्प कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, खुला पुष्प होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इसके अलावा मकरंद युक्त होना चाहिए, रंगीन दलपत्र होने चाहिए, रंगीन दलपत्र होने चाहिए और बड़े पुष्प होने चाहिए ताकि कीट इस पर आराम से बैठकर परागण ग्रहण कर सकें, मकरंद ग्रहण कर सकें। कीट किसके लालच में आते हैं? मकरंद के लालच में आते हैं, आकर्षित होते हैं उस मनमोहक पुष्प से, पास आते हैं तो मकरंद की बड़ी बढ़िया महक आती है तो वो बरबस ही पुष्प पर बैठ जाते हैं। और पुंकेसर ये परागकण कैसे होते हैं? कीट परागण हेतु परागकणों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? परागकण असंख्य, संख्या में तो ज्यादा होने ही होने चाहिए, अच्छी बात है। छोटे भी होने चाहिए, हल्के भी होने चाहिए और सबसे अच्छी बात चिपचिपे होने चाहिए। परागकण कैसे होने चाहिए? चिपचिपे। और चिपचिपे किसकी वजह से होंगे आपको याद है? टेपिटम द्वारा स्त्रावित पोलन किट, टेपिटम पोलन किट स्त्रावित करती है जो चिपचिपा पदार्थ है, और उसी पोलन किट के कारण ये परागकण कैसे होते हैं? चिपचिपे, जिससे कीट परागण में मदद मिलती है। अब जो हम देखने जा रहे हैं अगला टॉपिक, उस अगले टॉपिक का नाम है अनिषेच्यता। अनिषेच्यता या बंध्यता। अनिषेच्यता या बंध्यता क्या चीज होती है? चलिए देखते हैं। अनिषेच्यता या बंध्यता, इसके यदि परिभाषा बोलें तो क्या होगी? तो परिभाषा क्या होगी अनिषेच्यता की? जनन सक्षम नर युग्मक और जनन सक्षम मादा युग्मक होते हुए भी निषेचन में असक्षम होना अनिषेच्यता कहलाती है। यानी उसके पास जनन सक्षम नर युग्मक है जो जनन कर सकते हैं, निषेचन कर सकते हैं, जनन सक्षम मादा युग्मक भी है, लेकिन फिर भी निषेचन नहीं हो पाता है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? अनिषेच्यता। क्या कहते हैं इसे? अनिषेच्यता। अनिषेच्यता के यदि प्रकार देखें तो अनिषेच्यता दो प्रकार की हो सकती है। अनिषेच्यता के कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप अंतर
जातीय अनिश्चितता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्पेसिफिक। अंतरजातीय अनिश्चितता यानी इंटर स्पेसिफिक। अंतरजातीय यानी एक वंश की दो जातियों के मध्य। अंतरजातीय का मतलब एक वंश है और उसकी जातियां कितनी हैं? दो। एक वंश की दो जातियों के मध्य, जैसे मान लो एक सरसों हो गया, दूसरा मूली होगी, तो सरसों के पादप की अलग जाति है, मूली की अलग जाति है, लेकिन वंश दोनों का कौन सा है? ब्रेसिका, है ना। एक ही वंश की दो जातियों के पादप हैं ये। यदि सरसों के परागकण निकलकर, ये इधर मूली है, यदि सरसों के परागकण, इसके परागकण कैसे हैं? जनन सक्षम में जनन कर सकते हैं, निकलकर किस पर गिर गए? मूली के स्त्री केसर पर गिर गए। अब मूली का मादा युग्मक भी जनन सक्षम है, सरसों का परागकण जनन सक्षम है, इसके नर युग्मक जनन सक्षम है, और मूली का मादा युग्मक भी जनन सक्षम, दोनों जनन सक्षम है। क्या निषेचन होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर इनकी जाति क्या है? अलग अलग है। तो यह घटना क्या कहलाएगी? अंतरजातीय अनिश्चितता यानी इंटरस्पेसिफिक। तो अनिश्चितता क्यों कहा? परिभाषा याद कीजिए दोबारा। जनन सक्षम नर युग्मक और जनन सक्षम मादा युग्मक होते हुए भी निषेचन का न हो पाना क्या कहलाता है? अनिश्चितता कहलाता है। आप देख लीजिए अनिश्चितता आपके सामने। एक ही पहली अनिश्चितता क्या है? अंतरजातीय यानी इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक को क्या बोलेंगे? एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के पादपों के मध्य यदि परागण हो जाता है, जैसे एग्जांपल सरसों के पुष्प के परागकण निकले और मूली के स्त्री केसर पर गिर गए, तो यहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जनन सक्षम होते हुए भी निषेचन नहीं होता है। यह घटना क्या कहलाती है? इंटरस्पेसिफिक अनिश्चितता कहलाती है। दूसरा यदि टाइप देखा जाए तो दूसरे टाइप की है अंतरजातीय अनिश्चितता। दूसरे टाइप की कौन सी है? अंतरजातीय यानी इंट्रास्पेसिफिक। अंतरजातीय यानी इंट्रास्पेसिफिक। एक ही जाति के दो पादप हैं, होना चाहिए ना इनके बीच में। एक ही जाति के दो पादप हैं तो उनके मध्य निषेचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यानी जाति एक ही है, पादप दो हैं, ए पादप और बी पादप। ये एक ही जाति के दो पादप हैं। इनमें देख लो, यदि इस पादप ए पादप से निकलकर परागकण बी पादप पर जाकर गिर गए तो भी निषेचन नहीं होता। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? अंतरजातीय यानी इंट्रास्पेसिफिक, यानी एक ही जाति के दो पादपों के मध्य, एक ही जाति के दो पादपों के मध्य निषेचन नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहां पर प्रिमूला। प्रिमूला पादप में यदि दो पादपों के मध्य परागकण गिर गया, एक पादप से निकलकर परागकण दूसरे पादप पर गिर गया, एक प्रिमूला से निकला और दूसरे प्रिमूला पर गिर गया, तो निषेचन नहीं हो पाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अंतरजातीय अनिश्चितता। यहां पर अंगूर वाला एग्जाम्पल मत ले आना। अंगूर में सौबंध्यता थी, यानी उसमें तो एक ही पुष्प में नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें दो पादपों के बीच नहीं हो रहा है। अंतर है। अंगूर वाला अलग है उदाहरण, ये अलग है। अंगूर में तो क्या हो रहा था? सौबंध्यता थी, यानी उसमें अपने ही पुष्प का परागकण अपने स्त्री के स्तर पर गिर गया तो परागण नहीं होगा। लेकिन यहां पर
यदि दो पादपों के मध्य परागण हो गए तो निषेचन नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं अंतरजातीय अनिषेचता। यानी अंगूर में बंध्यता एक पुष्प में थी, वो स्वपरागण में रुकावट थी। यहां पर प्रिमूला में दो पादपों के बीच बंध्यता है, यानी ये पर परागण में बाध्यता है, पर परागण में बाध्यता है। इसको आप कह सकते हो स्व अनिषेचता। तो स्व बंध्यता का एग्जाम्पल अंगूर है और स्व अनिषेचता का एग्जाम्पल है प्रिमूला। ठीक, अब ये स्व अनिषेचता पुनः दो प्रकार की हो सकती है। अब स्व अनिषेचता हेतु कारक कौन से उत्तरदायी हैं? इन कारकों के आधार पर यह स्व अनिषेचता दो टाइप की हो सकती है। पहली, युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचता। युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचता। और दूसरी होती है बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचता। तो आंतरजातीय या इंट्रास्पेसिफिक जो अनिषेचता है उसको हमने क्या बोला है? स्व अनिषेचता। इसको बोला है स्व अनिषेचता। दो टाइप के हो सकते हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। ये किस आधार पर है? किस आधार पर हमने दो टाइप में बांटा है? यानी स्व अनिषेचता हेतु जो कारक हैं वो कारक किस भाग में है, उस आधार पर इसे हमने दो भागों में बांटा है। यदि स्व अनिषेचता को निर्धारित करने वाला कारक परागकण में है, स्व अनिषेचता को निर्धारित करने वाला कारक या जीन परागकण में है, तो उससे हम क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद अनिषेचता। लेकिन यदि स्व अनिषेचता को नियंत्रित करने वाला कारक या जीन परागकोश के बीजाणुद्भिद ऊतक में है, परागकोश के जो परागकणों को छोड़कर अन्य जो भित्तियां बच गई, उन भित्तियों के जो ऊतक हैं, भित्तियों की कोशिकाएं हैं, उनको हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद ऊतक। यदि स्व अनिषेचता को निर्धारित करने वाला कारक परागकोश की बीजाणुद्भिद ऊतक से संबंधित है, बीजाणुद्भिद ऊतक का है वो कारक या जीन, तब उसको कहेंगे बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचता। और यदि निषेचता को निर्धारित करने वाला जीन परागकण से संबंधित है, परागकण के अंदर है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद अनिषेचता। यदि अनिषेचता या अबंध्यता हो चुकी है, बंध्यता हो चुकी है, तब क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? क्या क्या घटनाएं होंगी बंध्यता में? परागकण तो गिर गया, परागकण तो गिर गया, लेकिन ये अंकुरित नहीं होगा। पहली बात क्या हो सकती है? अंकुरण नहीं होगा। ये परागकण गिर तो गया लेकिन अंकुरित ही नहीं होगा यदि स्व अनिषेचता है तो। दूसरा, परागनली की वृद्धि नहीं होगी, परागनली की वृद्धि नहीं होगी, यह भी हो सकता है। तीसरी बात, परागनली वर्तिका में ही फट जाएगी, वर्तिका में ही फट जाएगी। यानी यदि स्व अनिषेचता यानी अनिषेचता या बंध्यता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, यदि स्व अनिषेचता है तो अंकुरण ही नहीं होगा, गिर तो गया लेकिन अंकुरित नहीं होगा। परागनली की वृद्धि नहीं होगी, थोड़ी सी परागनली निकली और या निकलकर यहीं पर रुक गई, आगे इसका और ज्यादा विकास नहीं हुआ। तीसरा क्या हो सकता है? परागनली निकली, थोड़ी वृद्धि भी की, लेकिन रास्ते में ही फट गई,
रास्ते में फट गई मतलब इसके नर युग्मक भ्रूण कोष तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखें, परागनली का काम क्या है? नर युग्मकों को भ्रूण कोष यानी मादा युग्मक तक पहुंचाना। अब ये परागनली तो जी यहीं पर फट गई, वर्तिका में। वर्तिका में फट गई तो ये नर युग्मक रास्ते में बिखर जाएंगे, वो बीजांड या आप कह सकते हो मादा युग्मक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये कुछ प्रभाव पड़ेंगे यदि क्या हो, स्व अनिषेचयता हो तो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पराग स्त्री केसर संकर्षण। अगला नया टॉपिक स्व अनिश्चितता, इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं। आप देख लेना स्व अनिश्चितता क्या होती है, सॉरी स्व अनिश्चितता नहीं, अनिश्चितता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन से उसके प्रभाव होते हैं, एग्जाम्पल, बस इतना करना है। आगे अपना टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। परिभाषा समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परागण की क्रिया के पश्चात यानी परागकण कहां पर पहुंच चुका है, वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है। परागण की क्रिया के पश्चात ये घटना कौन सी है, पराग स्त्री केसर संकर्षण, ये परागण की क्रिया के पश्चात की घटना है। यानी परागकण अब कहां पहुंच चुका है, वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है। सुनो तो, परागण की क्रिया के पश्चात स्त्री केसर की वर्तिकाग्र और परागकण की प्रोटीन के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। दोबारा सुनो, परागण की क्रिया के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र की प्रोटीन और परागकण की प्रोटीन जो कि टैपिटम द्वारा स्रावित की गई थी, परागकण की प्रोटीन के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। स्त्री केसर की वर्तिकाग्र की प्रोटीन और परागकण की बाह्य चोल में पाई जाने वाली प्रोटीन के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र यह पहचानता है कि जो परागकण पहुंचा है वो स्व जातीय है या विजातीय, यानी अपनी ही जाति का आया है या किसी दूसरी जाति का आ गया, ये पहचानता है। और पहचानने की इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। दोबारा सुन लो, परागण की क्रिया के पश्चात स्त्री केसर की वर्तिकाग्र की प्रोटीन और परागकण की बाह्य चोल में उपस्थित प्रोटीन के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा यह पहचाना जाता है कि जो परागकण आया है वो स्व जातीय है यानी अपनी जाति का है या विजातीय किसी दूसरी जाति का है। इस पहचानने की क्रिया को ही हम पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। बस इतना करना आपको। यदि वो किसी दूसरी जाति का परागकण आया है तो क्या होगा, यदि दूसरी जाति का परागकण आया है तो उसका अंकुरण वहीं पर रुक जाएगा, वो परागकण वहीं पर नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि वो सहजातीय परागकण आया है, सहजातीय परागकण पाते ही स्त्री केसर उस परागकण हेतु उसकी मनुहार करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए पोषक पदार्थ, विटामिन, हार्मोन, जल सब कुछ उपलब्ध करवाता है और विटामिन, हार्मोन, जल, पोषण को पाकर ये परागकण अब अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है। और अंकुरित जब होगा तो कौन सी घटना होगी, निषेचन। यानी परागकण स्त्री केसर संकर्षण में यदि सहजातीय परागकण आ चुका है, विजातीय आया तो वहीं पर नष्ट हो जाएगा, अंकुरण नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन सहजातीय आया है, अपनी जाति का आया है, तो अब आगे कौन सी घटना होगी, निषेचन, जिसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप अपने मित्रों तक वीडियो को पहुंचाने की लगातार कोशिश जारी रखिए।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे निषेचन।